2019-20 के कोविड के बाद से ऐसा हो गया, आज हर किसी को तो स्टॉक्स का पता है। साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग भी इंटरनेट के आने की वजह से ईज आया है इस इंडस्ट्री में? क्या ये असल में एंटरप्रेन्योरशिप है? एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले तो एक माइंडसेट है। पुष्कर राज ठाकुर की ही बात करें या विवेक बिंद्रा जी की बात करें या और लोगों की, ये लोग पहले एक अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, और अगर इनकी नेटवर्थ देखी जाए तो अराउंड 47 to 50% उनका कोर्सेज से आता है। जो लेविश दिखने वाली जिंदगी है ना, वो ही हर बिजनेस ओनर्स का या एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके पतन का कारण भी वही है। विजय माल्या, तो अब तक का आपका सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला सेल्स ओपनर लाइन कौन सी रही है? किसी का 200 रुपए का चेक आया, तो उसको स्टेज पे चढ़ा के तालियां बजवा दी और इतनी सारी मालाएं, वो बाउंसर साथ लेके हम भी जाते हैं तो हमारे को भी लोग माला से स्वागत करते हैं। तो ऐसी चीजें क्यों होती है? नेटवर्क मार्केटिंग इज हॉट टॉपिक नाउडेज बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि इस इंडस्ट्री को वो नाम मिले, पहचान मिले और लोग इसके अंदर में आए। डायरेक्ट सेलिंग सालों चलता आ रहा है। यूरेका फोर्ब्स ने भी ये किया है, HUL ने भी किया है। मैं कॉलेज में था उन दिनों, रामदास कॉलेज DU में मैंने एडमिशन लिया था। उसके पहले मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो सपने होते हैं हर किसी इंसान के, तो लुक आफ्टर जोन में होता है एक व्यक्ति की क्या मिले जीवन में आगे तरक्की करने के लिए। तो उन्हीं दिनों में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग 2012 या 13 में जानने का मौका मिला। किस चीज़ के थ्रू पता लगा? किसी दोस्त वगैरह से? ऐसी कॉलेज में रैंडम घूमते हुए और कैंटीन में बैठते हुए कनेक्शंस बनते हैं, और फिर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उस प्रोसेस में ही फिर मुझे वो जानने का मौका मिला। और कॉलेज के 3 साल के अंदर मैंने इसको फिर जानने और समझने की भी कोशिश करी। फिर मुझे बहुत सारी बुक्स के बारे में आइडिया लगा, बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने रीड करी, और डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग भी। रिच डैड पुअर डैड। अच्छी बुक कौन सी लगी इन सब में? बिजनेस स्कूल एंड रिच डैड पुअर डैड, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक आपका माइंडसेट डेवलप करती है, या जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है वो आपको बताती है बेसिकली। तो वो बुक मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, मैंने वो ऑर्डर करके उसको रीड किया। देन आई डिसाइडेड कि मुझे फिर ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग जैसा ही करना है। बिफोर दैट मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब में जाना, जो हर एक इंडियन में होता ही है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या फिर MBA करना है, उसके बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट्स में जाना है। बट द मोमेंट आई रीड दैट बुक पर्टिकुलर, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नाउ आई विल बिकम डायरेक्ट सेलर। फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में पर्टिकुलरली 2016 में मेरी शुरुआत हुई एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में। नाउ 7 years आई हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अभी भी उसी कंपनी में आप? राइट, अभी उसी कंपनी में। रॉबर्ट कियोसाकी की और कौन सी बुक पढ़ी आपने? कौन सी बुक पसंद है? मैंने जैसे बताया बिजनेस स्कूल मैंने एक बुक पढ़ी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक है, और एक रिच डैड पुअर डैड। ये अच्छी तो बुक मुझे ऐसा लगता है कि रिच डैड पुअर डैड तो ऐसी बुक है एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग हर किसी ने पढ़ी है। राइट, और नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए। और अगर पढ़ी भी नहीं है, अभी तक सोचा भी नहीं है, तो उनको पता है कि ये चीजें, एक समरी तो हर किसी ने देखी। राइट। बाकी रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अभी इस समय में बैंक में पैसा रखना या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वेस्ट है, वो कमोडिटीज को रियल मनी बताते हैं। तो आपने ऐसा कभी सोचा है? मेरे को जो लगता है कि जैसे एक लाइन है, कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो मुझे तो वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडिंग भी अच्छी होती है, और वही चीज़ है बेसिकली कि आप नेटवर्क बिल्डिंग पे आप फोकस करें ज़्यादा। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ नेटवर्किंग है? दैट इज़ द कोर इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। कमोडिटी इज़ हाई वॉलेटाइल मार्केट ना। हाँ। सो वो हर किसी के लिए है भी नहीं, एंड nobody can afford that kind of risk and reward। अभी तो 2019 के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मुझे जब मैं 16-17 साल का था तो मेरा स्टॉक्स में इंटरेस्ट था। राइट। लेकिन ना तब एक तो इंटरनेट का उतना भी एक्सेस नहीं था, उतना मतलब हम लोगों के पास नहीं था, हम तो बच्चे थे तो उतना नहीं था। तो बैंक से शायद डीमैट खुलता था और 10,000 रुपए का उसमें डिपॉजिट होता था, मिनिमम डिपॉजिट था 10,000 का। और ये जब ज्यादा जो हाइप में थे, डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं थे, फुल सर्विस ब्रोकर्स थे, वो उसमें भी पेरेंट्स की बहुत जरूरी होती थी कि मतलब अगर कोई हमें खुलवाना तो पेरेंट्स के नाम पे अकाउंट खुलेगा। तो मैंने इस तरह से अकाउंट खुलवाया था और थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया।
लेकिन 19-20 के कोविड के बाद से ऐसा हो गया, आज हर किसी को तो स्टॉक्स का पता है, सब कुछ ऑनलाइन है ना, हर किसी को हर चीज प्रोसेस भी इजी हो गया है ना। 10 मिनट का प्रोसेस है। हाँ। उसमें वो भी देते हैं कि किसी और का अकाउंट खुलवाओ तो 300 रुपये मिलेंगे। तो अभी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं, एक्सेस इजी हो गया। साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग भी इंटरनेट के आने की वजह से ईज आया है इस इंडस्ट्री में? ईज भी आया है और अवेयरनेस भी आई है, एंड अवेयरनेस के साथ में फिर वो ईज आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब लोगों को जब कोविड में लोग घर में थे तो एक अर्निंग पोटेंशियल लोगों को चाहिए था, तो उस समय पे कंपनीज ने क्या किया, अवेयर करना शुरू किया, डीमैट अकाउंट खुलवाइए, ईज कर दिया उसको। तो जब अवेयरनेस आएगी तो ईज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जब हमारे इंडिया के अंदर में ये अवेयरनेस आई कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है या करना चाहिए, या डिफरेंट जब कैंपेन चलने लगे लाइक स्टार्टअप इंडिया ऐसा कुछ करके, तो फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी हो गया ना, एज़ कम्पेयर आप 5 ईयर्स लॉन्ग बैक, अगर आप 10 ईयर्स बैक जाके देखेंगे तो आज ईजी है। तो अवेयरनेस जहाँ कहीं पे आएगी तो ईज़ ऑफ डूइंग वो ऑटोमेटिकली हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, MLM कंपनीज बोलती हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ पे अगर ये इस चीज़ का काम करेंगे, आप लोगों से नेटवर्क करेंगे और जो भी उनका रेवेन्यू मॉडल है तो वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, राइट। लेकिन जो मैंने अभी तक समझा है या हमने कहीं पे पढ़ा है, जो हमारी बुकिश डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो होती है आपके पास एक आइडिया है, आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आप खुद के मालिक हो, आप वहाँ से प्रॉफिट्स बनाते हो, यहाँ पे कमीशंस बनते हैं। तो क्या ये असल में एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर सिर्फ नाम ऐसा दे दिया है कि क्योंकि आज के समय पे ना एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और ये सब चीजें ना हाइप में है कि हम फंड उठा लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, इस तरह से। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले तो एक माइंडसेट है। डायरेक्ट सेलिंग एक किसी भी व्यक्ति को वो एक्सेस देता है कि अगर आपने कभी कोई बिजनेस बनाने का मन है, आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है वो मेरे बीइंग में आ सकता है, तो ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए एक ये बेहतर एंट्री है। अगर आपको पैसे जलाने हैं, करोड़ रुपया घर में रखा हुआ है, खर्च करना ज़रूरी है उसको, या उसको आप बर्न करके आप मतलब आपको कंफर्ट हो उसमें भी, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक इजी एंट्री है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके सपने हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या जो उस माइंडसेट के अंदर में रह सकता है या अपने आप को उस अकॉर्डिंगली वो ट्यून्ड या ट्रेंड कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स में कहा जाता है या जो जिस तरीके से ये एडवर्टाइज हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो वो बिल्कुल सही है। अगर आप एक बार उस माइंडसेट, और आज तो हमारे इंडिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे वेल नोन फेसेस हैं हु वर फर्स्ट डायरेक्ट सेलर्स, तो वहाँ से कौन है? बहुत सारे हैं, मतलब उसमें से सोनू शर्मा सर हैं और पुष्कराज ठाकुर हैं और बहुत सारे कोचेज एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी बहुत लोग हैं। ऐसा लगा है कि MLM में लोग कर क्या रहे हैं, अगर पुष्कराज ठाकुर की ही बात करें या विवेक बिंद्रा जी की बात करें या और लोगों की, ये लोग पहले एक अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, और अगर इनकी नेटवर्थ देखी जाए तो अराउंड 47 to 50% पुष्कराज ठाकुर की ही बात कर रहा हूँ जी, उनका कोर्सेज से आता है। ओके। उनका एक स्टॉक मार्केट का कोर्स था जिनकी एक वर्कशॉप का लगभग जो टिकट प्राइस है टोटल मिला के 15 करोड़ की सेल थी, ठीक, राइट। लेकिन वो खुद को बिजनेस कोच बताते हैं। वो MLM से उतना पैसा नहीं बनाते हैं जितना वो सिर्फ कोचिंग से बनाते हैं जी। जबकि कुछ एंटरप्रेन्योर्स तो ऐसे हैं जो कुछ बिजनेस कोच तो ऐसे हैं जिनका कोर्स निकल चुका है और उस कोर्स में क्या है कि आपको एक कोर्स बनाना है और उस कोर्स को बेचना है जी। समझ रहे हैं क्या चीज़ है? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं भी और बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम समझते हैं जी। मैं आपको बोलूँ, अभी इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे लोग भी ये करते थे कि आप मुझे 500 रुपये दो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी और से 500 रुपये कैसे लेने हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत छोटे से शुरू होने वाला और जो बाद में बहुत बड़ा बना एक इस तरह का स्कैम है इंटरनेट पे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंगली कि किसी भी एक्स पर्सन की अगर आप बात करेंगे, अगर उसको आज ये समझ है कि मैं अपने कोर्सेज बना के बेच सकता हूँ या मैं वहाँ से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, वो समझ भी उसको 5 साल 10 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद ही आई है, वो स्किल्स भी उतना करने के बाद ही आई है। कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो लेके आ नहीं रहा ना वहाँ पे। और
ये भी आपको अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग दे रही है कि आप ज़िंदगी में अपने आप को कहीं पे भी अपस्केल कर सकते हो। आप अगर आपके पास वो नॉलेज है, जिस नॉलेज से अगर लोगों को बेनिफिट हो जा रहा है, या उस नॉलेज से अगर लोग कुछ ना कुछ लाइफ में स्किल्स डेवलप कर जा रहे हैं। कुछ ना अच्छे कोर्सेज भी हैं, मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वो कोर्स जिसमें ये है कि आप ये अमाउंट पे करो जी, और जो मैं आपको कोर्स दूंगा उसके अंदर जो डेटा है वो यही है कि आपको एक कोर्स बनाना है। कोर्स बनेगा कैसे? इस वेबसाइट से आप राइट अपना पीडीएफ बना लो, राइट यहाँ से आप ग्राफिक्स बना लो, ये बना लो, और सेम कोर्स अब आप किसी को भी कहो। फिर जो तीसरा बंदा है वो भी यही चीज करता है, वो अपना एक कोर्स बनाता है, और वो तो ये जो चेन बनी है इसमें पैसे हर किसी ने कमाए, लेकिन वो पैसे असल में जनरेट कहाँ से हुए? जो लास्ट वाला बंदा है। और शुरू में अगर 2 लोगों की जेब से गया, फिर अगले वाले स्टेप में वो 10 लोगों की जेब से जा रहा है, उससे अगले स्टेप में 1000 लोगों की जेब से जा रहा है। लेकिन असल में इनोवेशन क्या हुआ, बना क्या यहाँ पे, और किस तरह से इकोनॉमी पे किस तरह से असर पड़ा? कुछ नया तो बना नहीं ना। नया तो बना नहीं। ऐसी किसी चीज़ को भारत सरकार पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम के नाम से जानती है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि हम और आप तो जज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, और वो काम भी फिर गवर्नमेंट लेवल पे चला जाता है कि कैसे उसको हम लोग कैटेगराइज करें। हम लोग आप बैठ के बात कर सकते हैं। होती क्या है पोंजी स्कीम असल में, होती कैसे है? देखिए, जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर भी अपफ्रंट पैसा होगा, कि प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही वहाँ पे, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है भी नहीं। जैसा आपने बोला कि एक बार वो बन गया और उसके बाद तो बेचते रहो, डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, कुछ भी बना दिया। हाँ, अगर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा किसी की ज़िंदगी में, वो अगर प्रोडक्ट सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए या लोगों को पैसा देने के लिए बनाया गया है, तो वो गवर्नमेंट उसको पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम के नाम से जानती है। डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है और जो पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम मॉडल है, उसमें डिफरेंस ही यही है कि डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी तो वो अपने प्रोडक्ट को अपने फ्रंट पे रखेगी। मैंने 1-2 कंपनी ऐसी भी देखी है डायरेक्ट सेलिंग में, जी, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, 20,000 रुपये आपके ज्वाइनिंग के लगेंगे जी, उसमें क्या होगा, आपको एक कोड दिया जाएगा जी, और आपको एक ड्रेस दे दी जाएगी बेसिकली, जो कि हार्डली 2-2.5 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगी। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं होता है जी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगले बंदे को लेके आना है, जो 20,000 रुपये देगा सेम उसको उसकी ड्रेस दे देंगे और वो चलता रहेगा। तो क्या पॉन्जी स्कीम ही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग? मैंने क्या बोला कि ये हम और आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ये कर रहा है और अगर गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है तो वो आपके हिसाब से क्या है, आप क्या समझते हैं? मेरी नज़रों के अंदर भी मुझे लगता है कि अगर कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे आप इंडिया में इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं है इसकी लाइफ में। जैसे इंश्योरेंस है, एक प्रोडक्ट है, बिकता है, लोगों की ज़रूरत का है, लोग लेते हैं, लेकिन हमारे इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नहीं बेच सकते। पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। एजेंट्स बनते हैं ना इंश्योरेंस में, एजेंट्स बनते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मल्टी लेवल मॉडल नहीं काम करता। बहुत कंपनियां आई पीछे और वो बंद भी हो गई। रीज़न यही है कि आप जहाँ पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ पे स्कैम होगा ही होगा। अभी इनका कैसे होता है, ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जी, स्टॉक ब्रोकर्स किसी को अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, जी, ठीक, और वो फ्रेंचाइजी अपने सब ब्रोकर्स और रखती है। यस, यस। तो ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, या फिर दुनिया में हर चीज नेटवर्क पे चलती है। हाँ हाँ हाँ। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो फिर एक मैं तरीके से समझना चाहता हूँ नहीं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर ने एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाया, वो कुछ भी हो सकता है। अब वो जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट्स बनाया है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में ना जा करके, जिसमें ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट, होलसेलर और रिटेलर्स एंड वो सारी चीज़ों की चेन होती है, तो वो एंड प्रोडक्ट जाके कस्टमर के पास में जाता है। कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है जिसकी कॉस्ट 30-40% होती है, उसमें वो कॉस्ट ऐड हो जाती है सभी बीच के जितने भी लोग हैं, सबकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। किसी भी प्रोडक्ट में 2 कॉस्ट होती हैं, एक होती है मेकिंग कॉस्ट जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, एक होती है मार्केटिंग कॉस्ट। एमबी में भी पढ़ाया जाता है कि 60-70% उसकी मार्केटिंग कॉस्ट ही होती है, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों ये सब मिला करके। हाँ, कि वो कस्टमर की घर तक पहुंचाने की जितनी भी बीच में चैनल्स आएंगे वो सबकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जिसमें हमारा वेयर हाउस का भी कॉस्ट है, ऑल एवरीथिंग। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या कहता है कि हम वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर में ऑलरेडी मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, अगर हम उस प्रोडक्ट को बेहतर क्वालिटी करके उसी रेंज के अंदर में जो कस्टमर प्राइस रेंज पे कर रहा है, अगर हम उसी प्राइस रेंज में उसको अवेल करा दें,
और उसमें वो जो मार्केटिंग कॉस्ट ऐड हो रही है उसके बदले में उसको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, अगर उसके बदले में उसको कुछ स्कीम्स मिल जाएं, कुछ और बोनसेस मिल जाएं, क्योंकि हमारे आपके ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग केस के अंदर में एक कस्टमर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कस्टमर ने जो फ़ोन खरीदा उसके बाद वो सेकेंड हैंड हो गया है। आपने सोफ़ा खरीदा वो सेकेंड हैंड हो गया, आप नहीं बेच सकते उसको। हाँ। कस्टमर को बेचने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कस्टमर ही अपना बिजनेस बनाता है। मैं कंज्यूमर हूँ एक प्रोडक्ट का, जो मेरी यानी कंपनी कि है, कंज्यूमर ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर है। उसी के पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केटिंग उसकी होती है, अभी तो इतने सारे नॉर्म्स आ गए हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी ये कहते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी उस चीज़ का ऐड ना करे जो वो नहीं यूज़ करता है। केसेस भी होते हैं, मल्टीपल केसेस, आपने शायद सुना होगा, देखा होगा। हमारा तो मॉडल ही यही कहता है। मॉडल कहता है कि जो इस्तेमाल करेगा वही आगे रिकमेंड कर सकता है, और ये ह्यूमन नेचर भी है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप उसको रिकमेंड करेंगे। मैंने आपसे बोला निखिल भाई आपने टी शर्ट अच्छी पहनी है आज, ये कहाँ से ली? आपने कहा मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ, अच्छी लग रही है यार, दिला दो एक, चलेंगे यार कभी घूमते हुए ले आएंगे। तो क्या रिकमेंड हो गया ना, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये इस थीम के ऊपर या कहीं इस साइकोलॉजी के ऊपर इस मॉडल को या इस इंडस्ट्री को बनाया गया, सालों से चलती आ रही है। 1930 अप्रॉक्स में ये फॉरेन में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हर डेवलप नेशन ने इसको अडॉप्ट किया। दिनेश, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपने MLM में सीखी और हर एंटरप्रेन्योर के लिए वो सीखना ज़रूरी है ताकि वो अपने आगे करियर को नरिश कर पाए? जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप होता है, क्योंकि कई लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को ना अर्ली गेट रिच क्विक स्कीम समझ के आते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और जहाँ पे ये चीज़ इन्वॉल्व होगी कि जल्दी पैसा कमाने का तरीका, वो या तो स्कैम होगा, यस, या फिर वो वहाँ पे जो भी उसने लगाया वो डूब जाएगा। वो डूब जाएगा और वो कुछ सीखेगा भी नहीं एकदम से। वो एक तरीके से इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को एज अ कोर देखना चाहते हो तो इट्स अ लर्निंग स्कूल, ओपन लर्निंग स्कूल, कि आप यहाँ पे एकदम आइए और खुले में सब सीखिए। तो सबसे पहले जो इंसान सीखता है यहाँ पे वो है माइंडसेट। जब मैं आया था तब मैं कुछ और था, यहाँ से आज आई एम कंप्लीटिंग 7 ईयर्स, आज मैं कुछ और हूँ। वैसे क्या क्या बदलाव है जो आपने एग्जैक्ट, वो क्या स्किल्स हैं जो आपने डेवलप किए हैं? जैसे पहले लोगों से बात करना नहीं आता था, तो एक वो कम्युनिकेशंस नहीं आते थे, वो बहुत इम्प्रूव हुए। और कम्युनिकेशन तो एक ऐसी स्किल है जो मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। आप ये मानिए कि हर इंडस्ट्री का टॉप पर्सन के पास में जो डिफरेंशिएटर है वो कम्युनिकेशन ही है। बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन हमें स्कूल में किसी एक टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती थी, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी। और हार्ड स्किल्स तो फिर भी बंदा सीख लेता है। अभी मैं कंटेंट राइटिंग सीख सकता हूँ, मैं वीडियो बनाना सीख सकता हूँ, मैं सब एडिटिंग सीख सकता हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लंबा समय लेती हैं। पूरा माइंडसेट का गेम है। राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्स आप सीख जाते हैं, हाँ, नेगोशिएशन आप सीख जाते हैं, और हाउ टू हैंडल अ टीम, आप टीम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, टीम बिल्ड कैसे करते हैं वो सीख जाते हैं, हाउ टू चूज़ राइट पर्सन फॉर यू। अगर आप कंपनी भी फॉर्म करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, अगर आप से बिजनेस शुरू हुआ तो आपकी जो टीम है वो आपकी कंपनी है बेसिकली। आप जिन लोगों को साथ में आप अपने लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ में टीम बिल्ड कर रहे हैं, आप कैसे उनके साथ में रिलेशंस बिल्ड करते हैं, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चेक पॉइंट्स पे चीज़ें ख़राब होंगी, वो सारी, मतलब आप एक कंपनी बन गए हैं अपने आप में। तो बहुत सारे एरियाज है सीखने के लिए, इट्स अ वाइड गेम। यहाँ पे एक यूथ के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, लर्निंग स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स सीख सकता है वो। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्किल है जो हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, अदरवाइज वो या उसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा? देखिए, स्किल्स में दैट्स अ वेरी सॉफ्ट स्किल, दैट इज़ हैविंग पेशेंस, क्योंकि एवरीथिंग विल कम अकॉर्डिंग टू द टाइम। उस टाइम फ्रेम के अंदर में आपको उस गेम में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कि आप एकदम, कई बार ना सोशल मीडिया पे इस तरीके के ग्राफिक्स भी आते हैं कि एक बंदा खुदाई कर रहा है, वो डिगिंग करके वो सारा गोल्ड, पानी उसी के पीछे है। हाँ, और जस्ट वो एक ही स्टेप दूर था, उसने गिव अप कर दिया। तो जो ये पेशेंस है ना, ये पेशेंस एक सबसे फॉरमोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि एक स्किल है जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए। और आई थिंक जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस ब्रांड बिल्ड हुए हैं, या अगर डायरेक्ट सेल्स में अगर किसी ने एक बड़ा नाम बनाया है जो आज
लाखों में या करोड़ों में कमाते हैं, क्योंकि हैं अर्नर्स इतने सारे। आज तो फैक्ट एंड फिगर्स अवेलेबल हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। वो एक दौर था 20 साल पहले जब कुछ हुआ नहीं करता दिखाने के लिए, लेकिन आज तो फैक्ट्स हैं, आज तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये इंडस्ट्री बहुत सारी स्किल्स आपको देगी। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत बिलियनियर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं। राइट। तो जब मैं उनसे बात की तो मैंने एक चीज़ सीखी कि जो लोग मिलियंस बनाते हैं वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का सोचते हैं, लेकिन जो लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं लाइक 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, वो 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान लेके चलते हैं। और उतना ही उनके अंदर पेशेंस भी होता है, वो उतना सब्र भी करते हैं और उनको पता होता है कि अभी रिजल्ट नहीं आएंगे। जबकि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो क्यों बंद हो जाते हैं? रेस्टोरेंट्स, अभी आप रेस्टोरेंट्स का देखोगे, हर कोई एक तो सबसे पहला बिजनेस जो करने का सोचता है कि रेस्टोरेंट डाल लेता हूँ या फिर कोई खाने की चीज़ चालू कर देता हूँ। राइट। और वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, शुरू के 6 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाते। यस। तो मुझे हमारे बिजनेस में भी ऐसा है निखिल हाँ। भाई कि जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, मतलब मैक्सिमम लोग 6 महीने के अंदर में वो बाहर निकल जाते हैं। और अगर वो 6 महीने टिक गए हाँ, तो फिर वो लंबा चल सकता है। फिर उनका माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है। किसी भी काम में आप जाएंगे ना तो 6 महीने में आपको वो उसकी वहाँ की जो कोर चीज़ें हैं वो समझ में ही नहीं आएंगी। कोई भी अगर आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, तो वहाँ भी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ पे भी, कि 6 महीने में तो आपको समझ में आ जाए पहले, वो बहुत बड़ी बात है। बल्कि अभी तो ऐसा हो गया ना कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंजेस बहुत जल्दी हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट है। राइट। हमने आज ये कंटेंट कंज्यूम किया तो हमको लगता है कि अब मैं ये चीज़ खरीद लेता हूँ। राइट। फिर कल मैंने कोई हर्बल की वो देख ली ऐड तो मुझे लगता है मैं वो खरीद लेता हूँ। फिर मैंने देखा इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो मैं ये खरीद लेता हूँ। तो ये सभी चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही हैं, तो इसके साथ कैसे हम अपने माइंडसेट को भी एकदम अलाइन कर पाएंगे? देखिए, चीज़ें जितनी फास्ट हो रही हैं, पहले लोग जैसे पुराने सॉन्ग्स आया करते थे, हाँ, तो 2 मिनट तक टोन ही चल रही है, हाँ, वर्डिंग आई नहीं है अभी, और इतना सब्र था कि लोग सुनते थे उसको। हाँ। आज के समय पे 1 मिनट की शॉर्ट आ गई है, उसमें भी 30 मिनट्स में होना चाहिए, 29 मिनट्स में होना चाहिए। वायरल करना है तो 15 सेकेंड्स या 30, उससे भी कम में बनाना है। तो जितनी सोशल मीडिया चीज़ों को फास्ट ले जा रहा है या ले जाना चाह रहा है, तो लोगों का जो पेशेंस है ना उतना कम हो रहा है। अनडाउटेडली सोशल मीडिया या डिजिटल एज ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपका जो कोर वैल्यू है, अगर आप वो खो देंगे तो फिर आप वो नहीं बना पाएंगे जो लोगों ने बनाया है। तो अगर आपको वो बनाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर में, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे जाना है, आइदर यू विल चूज़ डायरेक्ट सेलिंग और नॉट, बट ये 5 साल से कम की पेशेंस वाले लोगों का गेम नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट फॉर पीपल जो 10 साल बाद का नहीं विज़न ले सकते, या 5 साल मिनिमम, 7 साल 10 साल का विज़न नहीं ले सकते। कोई भी बिज़नेस है ना, अगर आप आज रिलायंस की बात करेंगे या टाटा की बात करेंगे या जो बड़े और ब्रांड्स हैं उनकी बात करेंगे, दे आर नॉट बिल्ड इन अ डे और इन अ नाइट। उनको तो जनरेशंस लगे हैं, जनरेशंस इतना बड़ा बनने में। राइट। आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा। और बड़े बिजनेसेस अगर आप वॉलमार्ट फैमिली देखें इंडिया में, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, रिलायंस है, इन सब ने डाइवर्सिफाई भी किया, एक्सपेंड भी किया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या चीज़ की, इन्होंने एक चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया राइट कि उसमें इंडस्ट्री लीडर बन गए। राइट। लेकिन अभी के समय पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर इतना ज़्यादा ऐसा हो गया है। मैंने आज एक चीज़ शुरू की, मुझे 2 मिलियन 10 मिलियन डॉलर का फंड मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही सोचता हूँ कि इसको ऐसा स्केल कर दूँ, मैं 2 करोड़ के फेसबुक ऐड चला दूँ। अभी एस्ट्री टॉक ने वो शुरू किया था, एक कैंपेन शुरू फ्री किया था। हाँ, एक फ्री रीडिंग देते थे। राइट। और जो कैश बर्न करना है इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है अभी, आधी ज़्यादा कंपनीज लॉस में भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैश बर्न कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखो, पैसा इन्वेस्टर का है ना। हाँ लेकिन जो बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज हैं जैसे जीरोधा, नितिन कामत जी, वो ऐसी कंपनीज लॉस में नहीं है जी, क्योंकि जो फाउंडर है उसका भी फोकस होता है कि मेरा पैसा मेरा खुद का पैसा है। वरना ऐसा हो गया कि इन्वेस्टर से पैसा लिया, इक्विटी बेची और खुद निकल गए। राइट। ये चीज़ शायद पेपाल ने कभी की थी, फिर उसके बाद ये फ्लिपकार्ट माफिया है, इंडिया में इतना बड़ा बना, और अभी बहुत सारी कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। अपना तो बेच के निकल गए, इन्वेस्टर का पैसा गया उधर। फ्लिपकार्ट आज के टाइम पे शायद उनके पास सेल्स ही नहीं है। स्नैपडील एक समय में इतना बड़ा था, लेकिन अभी स्नैपडील भी नहीं बचा है। राइट। तो दिनेश, आप एज अ बिजनेस कोच ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं? पहला तो वही है कि आप पेशेंस के साथ में बिल्ड कीजिए और किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसको बिल्ड कीजिए और अपनी क्रेडिबिलिटी कमाइए। क्रेडिबिलिटी कमाने का तरीका होता है कंसिस्टेंसी। आप उसमें बने रहिए,
अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ में कीजिए, ऑथेंटिक रहिए। कोई प्रोडक्ट भी अगर किसी के पास लेके जा रहे हैं, आइदर इट इज सर्विसेज, तो उसमें आप जेन्युइनिटी दिखाइए कि सामने वाले का फ़ायदा क्या है उसमें, क्योंकि हर एक चीज़ तो स्क्रैप से शुरू होती है ना। कोई कंपनी शुरू करी तो भी स्क्रैप से शुरू करनी है, कोई बिजनेस शुरू किया तो भी स्क्रैप से शुरू करना है। आज तो वो सेटअप नहीं हो सकता ना जो एक लैविश दिखे। हाँ, जो लैविश दिखने वाली ज़िंदगी है ना, वो ही हर बिजनेस ओनर्स का या एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके पतन का कारण भी वही है। विजय माल्या सबसे बड़ा एग्जांपल है। हो सकता है, आई विल नॉट पुट माई कमेंट्स देयर, बट मैं तो सजेशन है कि आप अपनी रूट्स को मजबूत कीजिए, अपने फंडामेंटल्स पे काम कीजिए। जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ आज, आई बिलोंग्स टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसमें मेरे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जब मेरे फंडामेंटल्स ओके हैं, ये इंडस्ट्री क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या बिज़नेस है इसका, आज के समय पे पोटेंशियल क्या है इसका, कहाँ पहुँच सकती है, मेरे लिए कल को मल्टी स्ट्रीम्स यहाँ से कैसे खुलेगी, जब तक मैं अपने आप को वहाँ पे अगर अब कल ट्यून नहीं करूँगा ना एक चीज़ के ऊपर पे, तो मैं फिर क्या भटकाव आता है। फिर आज का जो यूथ है वो भटकाव जल्दी आता है उसके अंदर में, जो अच्छा लगा ये करना है। हम ना अभी लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं कि अच्छा ये टेक में कर रहा है तो चलो मैं भी ये छोड़ देता हूँ, टेक में जाता हूँ। यस, वो नहीं करना ना। स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो 11th 12th तक डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनको आगे करना क्या है। मेरा दोस्त है वो IIT जा रहा है तो चलो मैं भी तैयारी कर लूँगा, मेरा दोस्त है वो MBA कर रहा है मैं भी उसकी तैयारी। सबके साथ में यही होता है, बट यू हैव टू फाइंड कि आपका पर्पस क्या है, फिर उसमें आपको एंजॉयमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई वो कर रहा है तो उसका वो मज़े वाला काम हो सकता है, उसको वो करने में मज़ा आता है। मुझे लोगों से बातें करने में मज़ा आता है, मुझे आपके साथ बातें करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं समझता हूँ शायद मेरा सेल्स पार्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ। यस। मैं कहीं पे सुन रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स आते हैं और टॉक्स आते हैं, तो अगर आप अपने काम के अंदर एंजॉय नहीं कर सकते हैं तो वो आपको काम बर्डन लगेगा, मेहनत लगेगा। हाँ। जब वो बर्डन लगेगा और मेहनत लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तो अब तक मिल जाना चाहिए था, है ना, अब तो इतना समय हो गया है, तो फिर आपकी वो टाइम कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। अब तो 1 साल हो गया है, अब तो 2 साल हो गया, अब तो 3 साल हो गया है, अब बंद कर देना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, करने में एन्जॉयमेंट आ रही है, तो फिर आपको वो बर्डन लगेगा नहीं और आप उसी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब दिनेश मैंने शुरू किया था राइट, तो हम लोग इतने वर्कहॉलिक थे, तब तो महसूस भी नहीं होता था। हम सुबह 4 बजे तक काम करते थे, 7 बजे तक हम सो जाते थे 3 घंटे के लिए, फिर उठ के सेम चीज़ रिपीट, लेकिन वो चीज़ कभी बर्डन नहीं लगी। चाहे 1 साल रिजल्ट्स नहीं मिले इनिशियली, बस थोड़ा बहुत जो रेंट है ये सब चीज़ें निकल पाती थी, लेकिन बर्डन नहीं लगी। क्यों? मैं वो चीज़ कर रहा था जो मुझे पसंद है। राइट। और यही चीज़ अभी बहुत सारे लोगों के साथ है, वो स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनको लगता है मेरा पैशन है जी, लेकिन कुछ दिन बाद वो छोड़ देते हैं जी, इसी चीज़ की वजह से। इसी वजह से, क्योंकि वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स, मेरी लैंग्वेज में मैं इसको शाइनी ऑब्जेक्ट्स कहता हूँ। जब भी आप अपनी लाइफ में किसी ड्रीम, गोल, टारगेट या पर्पस की तरफ भागेंगे तो बीच में बहुत सारी शाइनी ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो आपको अपनी तरफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के थ्रू या ल्यूक्रेटिव लाइफस्टाइल के थ्रू वो आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ में। आपको उन्हीं से बचना है। वही चीज़ें जब मैंने शुरू किया था 2016 में, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में एज अ फुल फ्लैज आया था ड्यूरिंग माई कॉलेज स्टडीज़। तो वहाँ पे जो मैंने मेहनत करी, मेरे को लगती नहीं थी मेहनत, मुझे 4 लोग ना कर रहे हैं, 10 लोग ना कर रहे हैं, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आज ये मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ या मैं लोगों को ये टीच करता हूँ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सीखने के बाद फिर भी उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो मतलब कि अभी वो उसके बीइंग में आया नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपका आना और एंटरप्रेन्योरशिप का आपके अंदर में आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप आ गए हो कुछ चीज़ें देख करके, लेकिन अभी वो आपके अंदर भी तो आना चाहिए, है ना। एक मेरी फेवरेट मूवी है वेनम, तो उसमें वो बंदा उसके अंदर घुस जाता है, एक वो कहता है कीड़ा है अंदर घुस गया है, वो उसके दिमाग को पढ़ रहा होता है। तो जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ का कीड़ा अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप वो काम नहीं कर सकते जो उस फील्ड में सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है। गो इन एनी फील्ड, हर फील्ड में कामयाबी है। अच्छा दिनेश, जैसे कि आप बिजनेस कोच भी हैं और ट्रेनर भी हैं जी, तो अब तक का आपका सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला सेल्स ओपनर लाइन कौन सी रही है? मुझे लगता है कि
स्माइल जो होती है, स्माइल वो आपकी सबसे बड़ी ओपनर होती है, क्लोजर भी वही होती है. यू गो इन एनी कॉन्वर्सेशन, whenever you keep a healthy smile on your face, that is a, आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कोई लाइन नहीं है, लेकिन वो सारे काम करा देगी आपके. आप कोई भी बात बोलो, गुस्से में बोलो, अग्रेशन में बोलो, कोई भी बोलो, क्योंकि ऐसा कोई एक लाइन तो हो नहीं सकती ना सेल्स में, क्योंकि वाइड रेंज है और आपको अलग अलग कस्टमर, अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग प्रोस्पेक्ट से मिलना है, तो वो सबके अलग चलेगा. बट वन थिंग इज कॉमन इज योर स्माइल. कीप स्माइल ऑन योर फेस, सामने वाले का से एनीथिंग, ही विल लाफ. और वहाँ से आपका जो वो एनवायरनमेंट है, जब लाइट रहेगा ना, तो ओपनिंग भी अच्छी होगी और क्लोजिंग भी अच्छी होगी, और मुझे लगता है कि सेल्स भी कन्वर्ट हो जाएगा. एंड सेल्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर गेम. एवरेज के नियम पे काम करता है. जितने ज़्यादा लोगों को आप पिच करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों पे कन्वर्ट होने का आपका चांसेस बढ़ेंगे. जब मैंने शुरू किया था तो जो मुझे सिखा रहे थे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आज मैं 100 लोगों को रीच आउट करता हूँ जी, तो हो सकता है मुझे 50 लोग रिस्पॉन्ड ना करें. लाइक अगर मैं कोल्ड डीएम भी कर रहा हूँ, कोल्ड कॉल भी कर रहा हूँ जी, आज मैंने 50 लोगों को मैसेज किया, हो सकता है मेरे 50 मैसेजेस खुले जी, 50 मेरे अभी भी खुले नहीं है, अनरीड में. हाँ, और आज मैंने फिर 100 लोगों को मैसेज किया, जी, तो मेरे आज के 50 खुले प्लस कल वाले 50 में से भी 20 खुल गए, कुछ खुल गए. तो आज मेरे 70 हो गए. राइट, अगले दिन मैंने फिर 100 को किया, तो मेरे पुराने वाले कल के और आज के. राइट, राइट, राइट. तो इस तरह से ये बल्क होता जाता है, और धीरे धीरे हमें 1 महीना 3 महीना हमें पता लगता है कि अब हम स्केल कर गए हैं. राइट, प्रोसेस सेम है, मेहनत सेम है, जी. तरीका सेम है, बस चीज़ है कंसिस्टेंसी. लाइफ में कामयाब होने के लिए किसी भी फील्ड के अंदर में, जो देखिए, मुझे लगता है कि सक्सेस और नेचर ये ये आपस में एकदम अलाइंड हैं. नेचर जैसे काम करेगा, सक्सेस वैसी काम करेगी. सफल होना है ज़िंदगी में, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को कुछ और काम करना है, किसी को कंटेंट क्रिएशन में जाना है, किसी को डायरेक्ट सेल्स में जाना है, किसी को कुछ भी करना है, तो जो भी नियम अप्लाई होते हैं नेचर के अंदर में, जैसे नेचर का काम है कि आप कुछ भी डालोगे, आप ज़मीन में एक बीज डालोगे, गेहूं का एक दाना डालो, वो उसको मल्टीप्लाई करके देगा आपको. आपको कुछ काम करना है, आप मेहनत करो, समय लगेगा उसमें, जितनी बड़ी आपकी डिमांड होगी नेचर से उतना समय लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके ही देगी वो आपको. बिल्कुल सही. डार्विन्स की थ्योरी है, नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. अगर आप उस पर्टिकुलर सक्सेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हुए, तो किसी भी रीज़न से आप बाहर निकल जाएंगे. तो वो नेचर का लॉ ही काम करता है हमेशा. अच्छा दिनेश, एक चीज़ मैंने देखी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी कोचेज हैं या इंडस्ट्री लीडर्स हैं जी, वो लोग अपने सोशल मीडिया पे बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते भी हैं, दिखानी चाहिए. लेकिन साथ ही साथ आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो लोग सिर्फ लाइफस्टाइल बेच रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स? देख क्या रहे हो आप? जो खरीदने जा रहा है ना, हाँ, उसको देखना है ना. आप मुझे कुछ भी दिखाओ, मैं खरीदूंगा तभी जब मुझे अच्छा लगेगा. हाँ, लेकिन वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना. मैंने देखा है जो बहुत सारे कोचेज हैं इस तरह से करते, मतलब जो MLM में या फिर डायरेक्ट सेलिंग में जी, जी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना नेटवर्क कैसे करते हैं. अभी किसी के पास जाएंगे, उनकी पिच क्या होती है कि 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में आप ये वाली गाड़ी ले लोगे, हाँ जी, आप ये वाला मकान ले लोगे, आप महीने का 5 करोड़ कमाओगे, 2 करोड़ कमाओगे. जबकि होना क्या चाहिए, उनको प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी चाहिए. राइट. ऑब्वियसली आप ये बता सकते हैं कि अगर आप इतने सेल्स करोगे तो आपका कमीशन इतना बनेगा, आप अगर इतनी बिलिंग करा दोगे तो आपका कमीशन इतना बनेगा. जी, बिल्कुल. लेकिन वो ड्रीम्स बेच रहे हैं जी. सेम चीज़ हमारे एजुकेशन जितने भी कोचिंग्स हैं उनके साथ है जी. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एथिकली आपको नहीं लगती कि भटकाने वाली चीज़ है? देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो तरीका है ना, हाँ, ये सालों पहले का तरीका है. हाँ, जब अवेयरनेस इतनी नहीं थी या नॉलेज इतनी नहीं थी, चीज़ों को इतना, वो फिर जिसको जैसे समझ में आया वो ऐसे करने लगा. और इस चीज़ में गलती किसकी है? जो इनिशियली जो लोग ट्रेनर्स थे डायरेक्ट सेलिंग में या फिर कंपनी ओनर्स? डायरेक्ट सेलिंग, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो इंडिया में जब आया 1996 और 7 के बीच में इंडिया में आया, तो वहाँ पर किसी को नॉलेज नहीं थी कैसे करना है. और ये इंडस्ट्री को लोगों ने कर करके सीखा है. जो लेजेंड्स रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो आज भी हैं, कौन जो 20 साल से हैं, आपके हिसाब से कौन है? जैसे मेरे सीनियर ही हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, तो वो इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से हैं,
है ना, या मैं गौतम बाली सर की बात करूं जिन्होंने एक मतलब कंपनीज को केटर भी किया और सर्विसेज दी और अब खुद का ब्रांड वो इंटरनेशनल आज लेके जा चुके हैं कंपनी को। तो ये जो लेजेंड्स हैं ना, इन्होंने जब गलतियां करी, सीखी, जैसे पहले गांव में कच्ची सड़क थी, फिर किसी ने उसके ऊपर कुछ और मटेरियल डाला, किसी ने उस पर ईंटें बिछा दी, फिर वो आज क्या है, अब वो प्लेन हो गई है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 28-27 ईयर्स आज के समय पे जो आप बोल रहे हो ऐसा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। तो वो चेंज जो आया है वो अवेयरनेस की वजह से। और सेम चीज ऐसा भी लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, बहुत ओवर हाइप किया जाता है। जी जी। जैसे कि 1-2 वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि किसी का 200 रुपए का चेक आया, हाँ, तो उसको स्टेज पे चढ़ा के तालियां बजवा दी और इतनी सारी मालाएं, वो बाउंसर साथ लेके आ रहे हैं। हम भी जाते हैं तो हमारे को भी लोग माला से स्वागत करते हैं। तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सर, ये ना जो इंडस्ट्री है ना, इट इज़ अ इमोशनल ड्रिवन इंडस्ट्री। आज आपने इंटरनेट पे एक मीम बहुत ज्यादा देखा होगा, वो वाला कि लेवल सबके निकलेंगे। उस पे तो बहुत मीम, मुझे लगा मुझे भी एक उस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो इस तरह के जब मीम्स बनते हैं तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री को फायदा बहुत ज्यादा होता है? कहते हैं कि प्रमोशन इज प्रमोशन, हाँ, नेगेटिव किसी भी तरह का पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को नहीं भी पता होता उनको भी पता लगता है। बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हो गए हैं जो खुद को इस तरह से प्रमोट करते हैं एक फनी मैनर में। जी। ऑल्सो आपने और भी तरह के MLM मीम्स देखे होंगे जी। लेकिन जो कोचेस हैं वो अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बना के रखते हैं, पब्लिक इवेंट्स में इस तरह से बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लगता है कि वो ऑडियंस से शायद उतना रिलेट ना कर पाए? बिल्कुल, जैसे क्योंकि बदलता ज़माना है और हर कोई ये नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है। जी। देखिए, क्योंकि टाइम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो भी फर्स्ट टाइम है ना सबके लिए। हाँ। कोविड हम सबके लिए फर्स्ट टाइम था ना। हमें मालूम था कि कैसे बिहेव करना है। इसको गले लगाएं या दूर भगाएं, क्या करें। तो अभी जैसे टाइम चेंज कर रहा है ना खुद को, तो लोग भी खुद को चेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि बदलते समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलनी चाहिए, विच आई ऑलवेज से फंडामेंटल्स विल बी द सेम बट पैटर्न एंड वेज कुड बी डिफरेंट। वो बदले जा सकते हैं। तो जो मीम्स अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लोगों तक लेकर के तो जा रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि मीम्स बने इसलिए रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों तक पहुंच गई है। कोई भी हॉट टॉपिक होता है ना, आप उसी के ऊपर ही मीम बना सकते हो, वरना वो चलेगा ही नहीं। हाँ, एकदम सही। नेटवर्क मार्केटिंग इज हॉट टॉपिक नाउडेज बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि इस इंडस्ट्री को वो नाम मिले, पहचान मिले और लोग इसके अंदर में आए। अभी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स निकाले हैं, कुछ चीज़ें बदलाव की हैं जो पुराने हमारे एक्ट थे, जिनमें जो लॉज थे डायरेक्ट सेलिंग को लेके जी। तो किस तरह के वो चेंजेस हैं? पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कोई लॉस थे ही नहीं। और ये इंडस्ट्री उन सवालों के, मैं आ रहा हूँ उस पर, वो ये इंडस्ट्री उन सवालों के घेरे में थी कि ये लीगल है या इलीगल है, माना जाए या ना माना जाए। 2016 में दिसंबर के अंदर में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ गाइडलाइंस बनी। 2021 में पहली बार उन गाइडलाइंस के ऊपर पे रिव्यू मीटिंग्स शुरू हुई। कौन सी कमेटी करती है मीटिंग्स? जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशंस हैं, जिसमें IDS से है, FDS से है या ADSCI है, ये एसोसिएशंस हैं। हाँ, ये एसोसिएशंस गवर्नमेंट बॉडी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ये तो पुरानी बात हो गई अब, लेकिन वहाँ से बातचीत करके और बता करके कि हु आर वी, हम डायरेक्ट सेलिंग हैं कौन और हम करते क्या हैं। तो ये पूरा प्रोसेस लगा सालों का। 2023 के अंदर में तो जून 21 को लॉ आ गया है, मतलब कानून आ गया है इसके ऊपर पे। क्या है? भारत के राजपत्र के ऊपर पे जो कहते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, उस पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति नेटवर्क बना करके प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड कर सकता है, नेटवर्क बनाया जा सकता है। और लीगलाइज हो गया है। सॉरी, और क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें है कि आप पॉन्जी स्कीम को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, या उसके अंदर में कि आप कोई भी फाइनेंशियल जहाँ इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ, वो पिरामिड स्कीम में आ गया। किसी तरीके का लालच दे करके, जैसे भी हम बात कर रहे थे वो लाइफस्टाइल एंड ऑल, किस तरीके का लालच दिखा करके आप कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। प्रोडक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए।
टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं उसमें बहुत सारे, हाँ बेसिकली। अच्छा, आपने ऐसे वाले ऐप्स देखे हैं जो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन देते हैं राइट, कि किसी और को ज्वाइन कराओ और ये मिलेगा, तो मैंने वो भी भी यूज़ किया है। डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है? डायरेक्ट सेलिंग, देखिए डायरेक्ट सेलिंग सालों से चलता आ रहा है, हाँ। सालों से। यूरेका फॉर्ब्स ने भी ये किया है, HUL ने भी किया है, हर कंपनी ने किया है, HUL ने किया है? सब ने किया है डायरेक्ट सेलिंग। HUL ने कैसे किया? गली गली के अंदर में लोग आया करते थे, अपने बैग के अंदर सामान डाल करके घर घर आकर के नॉक करते थे, लोगों को बताते थे, बेचते थे। तो HUL के सेल्स पर्सन नहीं होते थे, वो सेल्स पर्सन ही हुआ करते थे। लाइक डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट कंज्यूमर सेलिंग को भी बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? देखिए डायरेक्ट सेलिंग होता है कि वो वाया माउथ एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट इंसान तक पहुंच रहा है, डायरेक्ट किसी दूसरे इंसान तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। उसके अंदर कोई और चैनल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें होलसेलर रिटेलर वो सब इन्वॉल्व नहीं है। तो जो एक कंपनी है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट में भी बेचा और डायरेक्ट सेलिंग में भी उसको अपनाया है कि लोगों को कहा ठीक है तुम घर घर जा करके इसकी मार्केटिंग करो। लोग पहले नॉक द डोर आया करते थे ना, अब तो बंदी हो गया, अब वो चलता नहीं है वो वाला काम। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर अगर इसको एक इंडस्ट्री बना दिया गया है, या इसको अब एक इंडस्ट्री के रूप में लोग देखने लगे हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी बन गया है जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, या अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए तो इस इंडस्ट्री को एज आ फर्स्ट करियर ऑप्शन भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारे यूथ्स जुड़ने लगे हैं इसके साथ। गवर्नमेंट ने इसको बहुत सपोर्ट किया है और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में चीज़ें और बदलेंगी। और जो एक परसेप्शन है और एक मिथ है कहीं ना कहीं कि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है या नहीं है, वो ज़रूर बदलेगी। बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग लोगों को जितना अवेयरनेस जाएगी, लोग जितना इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि जो सालों से होता आया है ना, जैसे 2000, 2002, 3, 4, 5 के आसपास में ऐसी कंपनियां आने लगी कि सिर्फ पैसा लगाओ और लोगों को जोड़ो, चीट फंड टाइप, मनी सर्कुलेशन टाइप, है ना, जोड़ो जुड़ाओ पैसा कमाओ वाली कंपनियां जो आई थी। और आप मानिए कि हमारी और आपकी एज के ऊपर के जितने लोग हैं जो आज हमारे या तो फादर फिगर्स में है या गार्जियंस में है, उन सब लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी कंपनी के साथ में वो इन्वॉल्व ज़रूर हुए हैं। उसी की वजह से जो नॉलेज जाती है लोगों के अंदर में, वो वही जाती है जो उन्होंने देखा है। और अभी जो यंगस्टर्स हैं जो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मैं ऐसे डायरेक्ट सेलिंग देख करके आया हूं, कंपनी में जाना चाहता हूं, यस, तो उनको लगता है कि ये किसी फ्रॉड में फंस गया, वो क्लिक हो जाता है ना। हाँ। कि वो अरे हमने भी देखी है, हमने भी की है, ये कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसा ही, वो सब क्या है, वो अवेयरनेस नहीं थी उस समय पे। और हर एक इंसान अपने कहीं ना कहीं पैसा लगा करके लुट पिट करके बैठा हुआ है। और हमारे इंडिया में तो कहते ही हैं कि दूध को दिला छाछ फूंक फूंक करके पीता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं और आएंगे मेरे जैसे यूथ, जो कम से कम फूंक तो मारेंगे, कोशिश तो करेंगे समझने की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो समझने की। पहले इंडस्ट्री को समझो, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को समझो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझो, और वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि वो मार्केट में बिक नहीं सकता, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को बेचना पड़ रहा है, तो फिर दैट विल नॉट वर्क ना। आप देखो तो कि प्रोडक्ट यूज़ में है कि नहीं है। आप वो प्रोडक्ट लेकर के, अगर आप किसी कंपनी के साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट लेकर के एक बार रिसर्च कर लो, जाके देखो कि सर ये प्रोडक्ट है क्या, आपको अच्छा लगा, इसके बेनिफिट्स हैं क्या, ये बिक सकता है क्या, लोग इसको ले सकते हैं क्या, इस प्रोडक्ट से किसी को फ़ायदा हो रहा है क्या, किसी को रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन में भी काम करते हैं, तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। तो अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में बिक जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसके लिए क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है? जो सारे, हाँ, एवरीथिंग। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिना लाइसेंसिंग के, बिना, लेकिन इनकी ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ यही तो कर नहीं सकते ना। क्योंकि अगर हम ब्रांडिंग करना शुरू कर देंगे या एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग फिर डायरेक्ट सेलिंग का फायदा क्या है? अगर मेरे को कॉस्ट अगर ऐड में ही देनी है, तो फिर डायरेक्ट सेलर्स का फायदा क्या है? जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मासेस में जब सेल होंगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, या प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे? राइट। क्योंकि फिर आप सेम चीज, और हाँ एक चीज और जो अक्सर मैंने देखी है, मैं बहुत टाइम से ये चीज पूछना चाह रहा था कि प्रोडक्ट्स की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कहीं ज्यादा महंगी डायरेक्ट सेलिंग में वो चीजें पड़ती हैं। मुझे एक टूथपेस्ट लेना है तो मुझे 250 रुपए का पड़ेगा, जो कि मुझे 20 रुपए का मिलता है, कोई भी ब्रांड का, कोलगेट, सब कुछ। आप जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। वो जो उसकी रेट है ना, या उसकी जो प्राइसिंग है, वो वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है। वो आपको महंगा लग रहा है क्योंकि वो यहाँ आकर के जब डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपको महंगा लग जा रहा है। लेकिन जो इंडियन ओरिजिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं,
उन्होंने अपनी जो प्राइसिंग है वो हमारी कंट्री के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही रखी हुई है। और वो आपकी उसी कंपनी में एक टूथपेस्ट कितने का है? अब 65 और 70 आई थिंक, कितना ग्राम? 100 ग्राम्स। और कोलगेट के मुकाबले में कितना? लगभग सेम है। अब उसमें भी वैरायटीज आती है ना। हाँ, हर देखो मार्केट में 10 रुपये का साबुन भी आता है, 50 रुपये का भी आता है, 100 रुपये का भी आता है, तो क्वालिटी 150 भी आता जस्टिफाई है। करता है इसकी? क्वालिटी जस्टिफाइड करता है, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आप लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट की आप अगर क्वालिटी को कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल मार्केट में, तो वो उस प्राइस रेंज के ऊपर के प्राइस रेंज पे पहुंच जाएगा। अगर मैं अपनी कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूँ, स्पारुलिना या ग्लूकोसामीन, अगर वो आप नॉर्मल मार्केट में जाकर के ले लो, आपको महंगा मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जस्टिफाइड करती है प्राइस को। तो अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है तो मार्केट में बिकेगा। और अगर लोगों को उसी प्राइस में, हर किसी की एक प्राइस बकेट है ना, वो महीने का उतना ही खर्च कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उसी प्राइस रेंज के अंदर में जो वो भी यूज़ कर रहा है, उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए, जिसमें से उसे कमीशन भी मिले, जिसमें से उसको पैसा भी आ सके, कमीशन नहीं कहेंगे इसको। अच्छा। क्योंकि टर्नओवर के ऊपर पे काम होता है। कमीशन वो काम होता है कि अगर मैंने आपको जोड़ दिया तो आपके जोड़ने में मुझे 500 रुपया आ गया, वो कमीशन होता है। ये कमीशन इनकम नहीं होती है, ये आपके टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज वाइज डिसाइड होती है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रॉफिट। यस, आपने कंपनी को टर्नओवर दिया ना, कंपनी इज नॉट पेइंग यू एनीथिंग अदरवाइज इफ यू आर नॉट गिविंग द टर्नओवर। तो आप तो बिजनेस कर रहे हो ना, जहाँ पे टर्नओवर आ गया वहाँ बिजनेस आ गया। हाँ, अगर आपको पर हेड पे पैसा मिलना शुरू हो जाए, 2 को लेकर के आओ, 1000 रुपये तुम्हारे, दैट इज कमीशन। हाँ, कि जितना आपकी नेटवर्क से जितनी सेल्स आएंगी, बिजनेस, उतना आपको मिलेगा। यस।